आज हम पल्लवों और चालुक्यों की उपलब्धियों के अंतर्गत चालुक्य वंश के बारे में जानेंगे कि चालुक्य वंश में कौन कौन राजा हुए और इनको कितनी श्रेणियों में बांटा गया है। चालुक्य की वंश की स्थापत्य कला, साहित्य, उनके शासन के बारे में विस्तार से समझेंगे। इससे पूर्व में हमने पल्लव शासन व्यवस्था और उनके शासकों के बारे में जाना था कि किस प्रकार से उन्हें शासन किया। तो चालुक्य वंश वाकाटकों के पतन के बाद लगभग 6वीं शताब्दी में दक्षिणापथ पर चालुक्यों का अधिकार हो गया था। चालुक्यों ने 6वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य से 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य तक शासन किया। चालुक्य वंश ने दक्षिण भारत को राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधे रखा और दक्षिण के शक्तिशाली साम्राज्यों के मध्य चालुक्य वंश ने लगभग लंबे समय तक शासन किया। तो ये है चालुक्य वंश कि वाकाटकों के पतन के बाद लगभग 6वीं शताब्दी में दक्षिणापथ पर चालुक्य का अधिकार हो गया था और दक्षिण भारत में उन्होंने लंबे समय तक शासन किया। इसके बाद अब चालुक्य वंश के इतिहास के जो स्रोत क्या है, मतलब चालुक्यों की जानकारी, चालुक्यों के बारे में जानकारी देने वाले विभिन्न स्रोत। तो किन किन चीजों से? अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है चालुक्यों के संबंध में। तो अभिलेखों में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऐहोल अभिलेख जो है वो किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का, जो चालुक्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। इसमें 634 ईस्वी की तिथि भी अंकित है और तिथि से ये पता चलता है कि चालुक्यों का शासन उस समय था। तो ऐहोल अभिलेख एक जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत। इस अभिलेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और अभिलेख की रचना किसने की? रवि कीर्ति। 602 ईस्वी का महाकूट अभिलेख हमें कीर्ति वर्मन प्रथम की जानकारी देता है और दूसरी जानकारी का स्रोत क्या है? महाकूट अभिलेख, जो हमें कीर्ति वर्मन प्रथम की जानकारी देता है। 612 ईस्वी का दान पात्र लेख हमें पुलकेशिन द्वितीय की जानकारी उपलब्ध कराता है। 612 का कौन सा? दान पात्र अभिलेख जो है, दान पात्र लेख है वो किसकी जानकारी? पुलकेशिन द्वितीय। ईरानी इतिहासकार ताबरी ने भी विवरण प्रस्तुत किया है। तो ईरानी इतिहासकार जो ताबरी हैं वो भी चालुक्यों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराते हैं। तो हमने चालुक्यों के इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऐहोल अभिलेख, इसके बाद महाकूट अभिलेख जिसकी रचना कीर्ति वर्मन, जो अभिलेख से हमें कीर्ति वर्मन प्रथम की जानकारी मिलती है और दान पात्र लेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त ईरानी इतिहासकार ताबरी ने भी इस वंश के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है। इसके बाद चालुक्यों की उत्पत्ति। अब चालुक्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, चालुक्यों की उत्पत्ति की दशाएं क्या थी, उसके बारे में जानेंगे। डॉक्टर स्मिथ, जो विद्वान डॉक्टर स्मिथ, जॉन फ्लीट, B.N. राइस आदि विद्वान चालुक्यों को विदेशी संतान मानते हैं। तो ये विद्वान जो है स्मिथ, फ्लीट और राइस, ये क्या मानते हैं? चालुक्यों को विदेशी संतान, मतलब भारत के नहीं, बाहर से आए हुए। स्मिथ के अनुसार वे विदेशी गुर्जर जाति के थे। किस जाति के थे? विदेशी गुर्जर।
जो राजपूताना से दक्षिण की ओर जा बसे। जो राजपूताना यानी राजस्थान वर्तमान में, यहां से होते हुए दक्षिण में जा बसे। और डॉक्टर बी.सी. सरकार उन्हें कन्नड़ जाति मानते हैं, जबकि डॉक्टर बी.सी. सरकार जो विद्वान इतिहासकार वो मानते हैं क्या है, उन्हें कन्नड़ जाति मानते हैं। वहीं के कन्नड़ के जाति उनको स्वीकार किया है, जो आगे चलकर अपने आप को क्षत्रिय कहने लगे। तो ये जो कन्नड़ जाति है, यही बाद में आप अपने आप को क्षत्रिय बतलाने लगे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार, अब देखो नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो क्या बताता है कि इनके अनुसार जो चालुक्यों की उत्पत्ति हुई है वो अग्निकुंड से हुई है, जबकि क्षत्रियों की उत्पत्ति के संबंध में जो सिद्धांत है उसमें अग्निकुंड का सिद्धांत भी है। तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासो है वो इस बात की पुष्टि कर रहा है कि चालुक्य की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुंड से। और से उत्पन्न क्षत्रिय थे। बिलहन कृत विक्रमांक देव चरित्र के अनुसार, अब बिलहन जो विद्वान हुए हैं चालुक्य वंश के समय, और इनको दरबार में काफी सम्मान भी प्राप्त था। तो बिलहन की जो रचना है विक्रमांक देव चरित्र, उनके अनुसार उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चूलूक से बताई गई है। ये नया विचार रखते हैं बिलहन जो अपनी रचना के माध्यम से कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चूलूक से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ अलग अलग विचार है। स्मिथ कह रहे हैं, स्प्लिट और राइस ये कह रहे हैं कि ये विदेशी हैं, जबकि इसमें इनको स्मिथ बताते हैं कि विदेशी गुर्जर जाति के हैं। और डॉक्टर बी.सी. सरकार में कन्नड़ जाति मानते हैं, जो आगे चलकर वो क्षत्रिय कहने लगे। और पृथ्वीराज रासो उनको अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत प्रस्तुत करता है। और बिलहन जो है विक्रमांक देव चरित्र के अनुसार ये बताते हैं अपनी रचना में कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चूलूक से बताई गई है। शाखाएं कौन सी हैं चालुक्यों की? शाखाएं अगर हम देखें तो दक्षिण के चालुक्यों की 3 प्रमुख शाखाएं हैं। कौन कितनी? 3। नंबर 1 बातापी के चालुक्य वंश। बातापी यानी बादामी, इसको बादामी भी कह सकते हैं। तो बातापी का चालुक्य वंश 550 ईस्वी से 750 ईस्वी तक शासन किया इस वंश ने, बातापी के चालुक्य वंश ने। नंबर 2 कल्याणी का चालुक्य वंश, जिसने 950 से 1100 ईस्वी तक शासन किया। और नंबर 3 है बेगी के चालुक्य। बेगी जो चालुक्य का जो तीसरा वंश है, बेगी के चालुक्य, जिनका लगभग 600 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक शासन किया गया। तो 3 कैटेगरी है शाखाएं की चालुक्यों की। बातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश, दूसरा कल्याणी का चालुक्य वंश, और तीसरा है बेगी के चालुक्य। लगभग 600 से 1200 ईस्वी तक शासन इनके द्वारा किया गया। अब देखते हैं विस्तार से बातापी यानी बादामी के चालुक्य वंश डायनेस्टी। तो बीजापुर जिले में स्थित बातापी यानी बादामी को अपना केंद्र बनाकर जिन चालुक्यों ने शासन किया वे इतिहास में बातापी के चालुक्य कहलाए। तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि बीजापुर जिले में जो दक्षिण में बातापी यानी बादामी को अपना केंद्र बनाकर जिन चालुक्यों ने शासन किया वे इतिहास में बातापी के चालुक्य कहलाए। इस वंश के संस्थापक के रूप में निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता। मतलब एक तरह से निश्चित रूप से ये नहीं बताया जा सकता कि इसके संस्थापक कौन था। मतलब बातापी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था, लेकिन फिर भी किंतु प्रारंभिक राजाओं में जयसिंह और उसके पुत्र रणराज के नाम मिलते हैं। मतलब जो उल्लेख प्राप्त होता है उसमें
जयसिंह और उसके पुत्र रणराज का उल्लेख मतलब नाम मिलता है। जयसिंह राष्ट्रकूटों व कदंबों को पराजित किया था। जयसिंह ने किन को पराजित किया? राष्ट्रकूटों व कदंबों को इसने पराजित किया था, ऐसा उल्लेख प्राप्त होता है। अब इस वंश के जो शासक हैं उनका क्रम देखते हैं कि वातापी के चालुक्य वंश के कौन कौन शासक हुए क्रमानुसार। नंबर 1 पुलकेशिन प्रथम, इसके बाद कीर्तिवर्मा, इसके बाद मंगलेश और इसके बाद पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय काफी मतलब योग्य शासक और कला साहित्य प्रेमी। पुलकेशिन के उत्तराधिकारी जो हुए वो ज्यादा मतलब योग्य नहीं थे, जिसके कारण वातापी के चालुक्य वंश जो है पतन की ओर चला जाता है। तो पुलकेशिन के उत्तराधिकारी पुलकेशिन द्वितीय के बाद चालुक्य राज्य को नाजुक स्थिति का सामना करना पड़ा और 642 ईस्वी से 655 ईस्वी तक एक छत्र राज नहीं रहा। मतलब एक तरह से अनिश्चितता का माहौल पैदा हुआ और जिस प्रकार से राजकाज को संभालना चाहिए उस प्रकार से नहीं संभाल पाए, क्योंकि कुछ उदासीनता, अकर्मण्यता, कुशलता की कमी, कूटनीति का अभाव और इसके दूरदर्शिता नहीं रही पुलकेशिन द्वितीय के बाद, जिसके कारण क्या हुआ 642 ईस्वी से 655 ईस्वी तक एक छत्र राज्य नहीं रह सका। जो भी उत्तराधिकारी बने मतलब जो भी राज्य जिन्होंने संभाला पुलकेशिन द्वितीय के बाद वो ज्यादातर अयोग्य हुए और उन्होंने शासन को सही प्रकार से संचालित नहीं किया, जिसके कारण चालुक्य शक्ति का अंत होता है। और चालुक्य जो वातापी के चालुक्य इनका अंत होता है चालुक्य शक्ति का अंत। इसके दो कारण थे, वातापी के चालुक्य वंश के अंत के दो कारण थे। एक तो पल्लवों से निरंतर युद्ध करना। अब ये युद्ध करना निरंतर लंबे समय तक, तो इससे क्या हुआ कि वातापी के चालुक्यों की शक्ति का विनाश होता रहा धीरे धीरे और अंत में जाकर ये पतनोन्मुख वंश हो जाता है। तो पल्लवों से युद्ध करना, युद्ध में जान माल की हानि तो होती ही है, साथ साथ में इसमें अपार धन संपदा का भी विनाश होता है और राज्य की जो उन्नति के लिए धन खर्च होना चाहिए वो युद्ध में खर्च होता है, जिसके कारण राजा भी यह नहीं समझ पाता है कि वो क्या करे, क्योंकि युद्ध भी अनिवार्य है और अपने लंबे समय तक किसी युद्ध में लिप्त रहना राज्य के लिए नुकसानदेह होता है। ऐसा ही यहाँ वातापी के चालुक्य वंश में देखने को मिलता है। नंबर 2 चालुक्य राज्य के उत्तरी चालुक्य राज्य के जो उत्तरी सामंतों के सफल विद्रोह। अब जब चालुक्य वंश के राजा अपने राज्य पर पकड़ मजबूत नहीं रख सके तो इसका लाभ किसने उठाया? सामंतों ने। सामंतों ने ये सोचा कि अब अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया जाए और राजा की कमजोर स्थिति का लाभ उठाया जाए, और ऐसा ही किया जो कि वातापी के चालुक्य वंश के लिए नुकसानदायक सिद्ध हुआ। तो इसके अतिरिक्त है अयोग्य उत्तराधिकारी भी माने जा सकते हैं। तो चालुक्य शक्ति के अंत के दो मेन कारण रहे, पल्लवों से निरंतर युद्ध करना और दूसरा था चालुक्य राज्य के उत्तरी सामंतों के सफल विद्रोह। क्यों सामंत सफल विद्रोह जब भी करेंगे जब राजा का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, नियंत्रण नहीं रहेगा, और ऐसा ही देखने को मिलता है। अयोग्य उत्तराधिकारी। नंबर 2 कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्यों में देखते हैं राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों पर पराजित राष्ट्रकूटों ने चालुक्यों को पराजित करके दक्षिणा पथ पर अधिकार तो किया, किंतु चालुक्यों की शक्ति को जड़ से समाप्त नहीं किया। अब यहाँ परेशानी कौन थी? राष्ट्रकूट के शासक, जिन्होंने चालुक्यों की शक्ति को मतलब नुकसान तो पहुंचाया पर उन्हें जड़ से समाप्त नहीं किया। इससे क्या हुआ कि चालुक्य राजा और सामंत शासन करते रहे
और जब राष्ट्रकूटों की शक्ति निर्बल हुई, कमजोर हुई, तो चालुक्य सामंत तैलप, चालुक्य सामंत कौन? तैलप ने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित किया और राष्ट्रकूटों के राजा कर्क को पराजित कर चालुक्य राजवंश का उद्धार किया। चालुक्य राजवंश का उद्धार किया। उसने कल्याणी को, तैलप ने किसको बनाया अपनी राजधानी? कल्याणी को। और इसीलिए ये राजवंश कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो चालुक्य राजवंश का उद्धार किया, उसने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और इसीलिए वे कल्याणी के चालुक्य कहलाए। तो कल्याणी के चालुक्य में तैलप का महत्वपूर्ण स्थान, और राष्ट्रकूटों की शक्ति जब निर्बल हुई तो तैलप ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया और कल्याणी को राजधानी बनाने के कारण ये कल्याणी के चालुक्य कहलाए। और राष्ट्रकूटों ने चालुक्य शक्ति और पल्लवों ने नुकसान तो पहुंचाया, पर ये जल समेत नष्ट नहीं हुई शक्ति, जो कि धीरे शासन करते रहे। बाद में इन्होंने देखा कि अब वातावरण अनुकूल है, तो इन्होंने फिर अपना विद्रोह एक तरह से शक्ति के द्वारा उन्हें अपनी सत्ता स्थापित की और राजधानी कल्याणी को बनाया गया, जिसके कारण ये वंश कल्याणी के चालुक्य ये कहलाए। कल्याणी के चालुक्यों में जो राजा हुए उनके क्रम को समझेंगे, जैसे कि तैलप द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ, सोमेश्वर तृतीय। तो ये क्रम रहा है, तैलप द्वितीय, सत्याश्रय, विक्रमादित्य और जयसिंह, सोमेश्वर प्रथम, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ और सोमेश्वर तृतीय। चालुक्य वंश का अंत। अब ये वंश जो था कल्याणी के चालुक्य, ये भी अपने आप को ज्यादा समय तक मजबूत स्थिति में नहीं बनाए रख सका, जिसके कारण इस वंश का भी, इस डायनेस्टी का भी अंत दिखाई देता है। कारण क्या है कि सोमेश्वर तृतीय के बाद, जो सोमेश्वर तृतीय हुआ है इसका शासक, सोमेश्वर तृतीय के बाद कल्याणी के चालुक्यों का पतन तेजी के साथ हुआ। बिज्जल, जो बिज्जल के बाद चालुक्य वंश का अंत भी हो जाता है, क्योंकि बिज्जल के जो उत्तराधिकारी थे वो कल्याणी के चालुक्य डायनेस्टी का गौरव नहीं बनाए रख सके और बिज्जल के बाद चालुक्य वंश का अंत हो जाता है। तो इस प्रकार पहले हमने देखा वातापी के चालुक्य वंश का अंत, फिर इसके बाद कल्याणी के चालुक्य वंश का भी अंत हो जाता है। लेकिन इस क्रम में महत्वपूर्ण राजा जो हुए उन्होंने अपने समय में एक तरह से कला, साहित्य और अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किए। इसके बाद आता है तीसरा, बेगी के चालुक्य वंश। बेगी का हमने दो वंश देखे, पहले वातापी का चालुक्य, फिर दूसरा कल्याणी के चालुक्य। अब तीसरा नंबर है बेगी का चालुक्य वंश। अनिलवाड़ा, ये कहाँ पर है? गुजरात में। अनिलवाड़ा गुजरात। वातापी कल्याणी के अलावा चालुक्यों की एक अन्य शाखा ने लोगों को, बेगी को, मतलब चालुक्यों की एक अन्य शाखा ने बेगी को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया। किसको? बेगी। जैसे इन्होंने कल्याणी को राजधानी बनाया, उन्होंने बेगी को राजधानी बनाया और शासन किया। इतिहास में वे बेगी के चालुक्य कहलाए। क्या कहलाए? बेगी के चालुक्य। तो बेगी को उन्होंने राजधानी बनाया। कभी कभी उन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, उन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इनका राज्य कल्याणी के पूर्व में स्थित था। कहाँ था? कल्याणी के पूर्व में स्थित था। इस राजवंश ने बेगी को अपनी राजधानी बनाकर लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। तो बेगी के चालुक्य का जो नाम पड़ा वो बेगी को राजधानी बनाने के कारण ये बेगी के चालुक्य कहलाए। इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है।
क्योंकि इनका राज्य कल्याण के पूर्व में स्थित था, इसीलिए इन्हें पूर्वी चालुक्य भी कहा जाता है। अब इस वंश में, इस डायनेस्टी में कौन राजा हुए, उनका क्रम किस प्रकार से है वो समझेंगे। इसमें जयसिंह प्रथम, इसके बाद इंद्रवर्मन मणि और जयसिंह द्वितीय, इसके बाद विष्णुवर्धन तृतीय, नंबर नेक्स्ट विजयादित्य प्रथम और विष्णुवर्धन चतुर्थ, इसके बाद विजयादित्य द्वितीय और तृतीय, भीम प्रथम और विजयादित्य चतुर्थ और अम्ब प्रथम। ये इनका क्रम है इन राजाओं का, बेगी के चालुक्य वंश के राजाओं का क्रम। जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्मन मणि और जयसिंह द्वितीय, विष्णुवर्धन तृतीय, विजयादित्य प्रथम और विष्णुवर्धन चतुर्थ, विजयादित्य द्वितीय और तृतीय, भीम प्रथम, विजयादित्य चतुर्थ और अम्ब प्रथम। इसके बाद चालुक्य प्रशासन। अब हम देखेंगे चालुक्य प्रशासन कैसा था। चालुक्य प्रशासन जो था वो उच्च कोटि का था, उदार प्रवृत्ति का शासन रहा, लोगों के प्रति एक तरह से कल्याणकारी योजना चलाई गई। सेना व्यवस्था सेनापति देखता था, पर सेना की जो प्रमुख बागडोर थी वो राजा के ही हाथ में थी। सेना पदा, पैदल सेना, अश्व सेना और गज सेना यहाँ भी देखने को मिलती है। और राज्यों को मतलब राज्य को अलग अलग इकाइयों में बांट रखा था, शासन को ठीक प्रकार से चलाया जा सके। सामंतों को भी विशेष शक्ति दे रखी थी और जो जन कल्याण के कार्य थे उसे राजा स्वयं देखता था। तो इस प्रकार से चालुक्य प्रशासन जो है वो अपने आप में उच्च कोटि का था। सम्राट समूचे प्रशासन तंत्र का केंद्र बिंदु होता था। इसका कहने का तात्पर्य है कि राजा ये डिसाइड करता था कि शासन में किसी प्रकार की कोई कमी तो नहीं है, इसीलिए वो उसका केंद्र बिंदु होता था। शासन में उच्च पदों पर सामान्यतः राज परिवार के लोग ही नियुक्त किए जाते थे। उसका कारण यह था कि राज परिवार के लोग निजी स्वार्थों में कम लिप्त रहते थे, दूसरा उनका अनुभव भी रहता था, इसीलिए राज परिवार के लोग ही शासन में उच्च पदों पर नियुक्त होते थे। सामान्यतः राज परिवार के लोग अभिलेखों में महासंधि विग्रह, विषयपति, ग्रामकूट, महत्तराधिकारी, मतलब अभिलेखों में महासंधि विग्रह, विषयपति, ग्रामकूट, महत्तराधिकारी आदि पदाधिकारियों का उल्लेख भी मिलता है। मतलब ये बड़े बड़े पदों पर ये लोग विराजमान रहते थे। चालुक्यों ने अपने जीते हुए प्रदेशों पर सामंतों को शासन करने का अधिकार प्रदान किया था। सामंतों की शक्तियों में तो वृद्धि होती रही, पर सामंतों को इसलिए अधिकार प्रदान किया गया क्योंकि ये धनाढ़, दूसरा इनके अंतर्गत काफी भूमि भी आती थी और इनको अनुभव भी अच्छा था, जिसके कारण इनको शासन करने का अधिकार प्रदान राजा के द्वारा किया जाता था। ये हालांकि राज्य के लिए कभी कभी नुकसानदायक भी सिद्ध हुए। और जैसा कि हमने देखा कि चालुक्य शक्ति का जो अंत होता है, जिसमें वातापी के चालुक्य, तो उसमें उत्तरी सामंतों का सफल विद्रोह ही उसमें प्रमुख रूप से पाया जाता है। आलू, सेंद्र, बाण और गंग चालुक्यों के सामंत थे। इनके कुछ नाम भी हैं, आलू, सेंद्र, बाण और गंग, ये सामंत रहे हैं चालुक्यों के। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, जो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई, और ये प्रयास किया जाता था उस समय कि जो स्थानीय समस्याएं हैं उनका निपटारा ग्राम स्तर पर ही किया जाए, जिससे कि लोगों की जो समस्याएं हैं उसको एक राजा तो नहीं समझ सकता है, और एक ग्राम पंचायत जो या ग्राम स्तर के जो अधिकारी हैं वो उसको अच्छी तरीके से उसका निपटारा कर सकते हैं। ग्राम की दशा अच्छी थी, इसके उत्तराधिकारी को, और ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी, इसके अधिकारी को
ग्राम शासन के अधिकारी को गामुंड, क्या कहा जाता है, गामुंड कहा जाता था। इसके अतिरिक्त महाराज शब्द का भी प्रयोग इनके लिए किया गया है, यानी गांव शासन के छोटी, ये गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी, इसके अधिकारी को गामुंड और इस महाराज शब्द का भी प्रयोग इनके लिए किया प्रयोग मिलता है। चालुक्यकालीन धर्म और कला, तो चालुक्यकालीन धर्म और कला में धर्म को हम पहले देखते हैं। चालुक्य वंश के राजा हिंदू धर्म को मानने वाले थे। किस धर्म को? चालुक्य वंश के राजा हिंदू धर्म को मानते थे और हिंदू धर्म का इस समय काफी उत्थान हुआ। उन्होंने मतलब राजाओं ने विभिन्न मंदिरों का निर्माण भी करवाया और इसके अतिरिक्त जैन और बौद्ध धर्म की भी स्थिति अच्छी थी, जिसमें देखते हैं कि विजयादित्य ने अनेक ग्राम जैन पंडितों को दान दे दिए थे। विजयादित्य ने जैन पंडितों को अनेक गांव दान में दिए और चालुक्य राज्य में लगभग 100 बौद्ध विहार थे, जहां पर लगभग 500 बौद्ध भिक्षु रहते थे। तो धर्म के क्षेत्र में देखें तो चालुक्य राजा धर्म के प्रति उदारवादी थे। उन्होंने हिंदू धर्म को तो महत्व दिया ही और लगभग सभी हिंदू धर्म को मानने वाले ही थे, लेकिन जैन और बौद्ध धर्म की भी इस समय उन्नति हुई और जिसमें हम देखते हैं कि जैन पंडितों को अनेक गांव दान में देना विजयादित्य के द्वारा और 100 बौद्ध विहारों का निर्माण और 500 बौद्ध भिक्षु वहाँ निवास करते। तो इस प्रकार से चालुक्य राजाओं का जो दृष्टिकोण रहा वो उदारवादी था और सभी धर्मों के प्रति उनकी एक तरह से उनका सहयोग रहा। अब कला के क्षेत्र में देखें, कला में मंदिर निर्माण कला और साहित्य। तो मंदिर निर्माण कला में पापनाथ का मंदिर और विरूपाक्ष का मंदिर, पापनाथ का मंदिर और विरूपाक्ष का मंदिर इस चालुक्य वंश के समय में देखने को मिलता है। ये दोनों प्रसिद्ध मंदिर थे। चालुक्य वंश के समय कला के 3 केंद्र थे, मतलब चालुक्य वंश के समय कला के कितने केंद्र? 3। ऐहोल, वातापी, पट्टडकल। तो ये 3 केंद्र थे कला के चालुक्य वंश के समय में, ऐहोल, वातापी और पट्टडकल। ऐहोल से 70 मंदिर मिले हैं। ऐहोल से कितने मंदिर मिले? संख्या 70, यानी ऐहोल में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण किया गया। इसीलिए इस नगर को मंदिरों का नगर भी कहते हैं। मंदिरों के 3 भाग थे, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। मंदिरों के 3 भाग कौन कौन से? पहला गर्भगृह, फिर दूसरा मंडप और तीसरा है अर्धमंडप। अब साहित्य में देखें तो साहित्य में जो विद्वान हुए हैं उनका नाम, जिनको मतलब दरबार में सम्मान प्राप्त था, उनमें बिलहन और दूसरे हैं विज्ञानेश्वर। बिलहन और विज्ञानेश्वर। बिलहन ने जिस ग्रंथ की रचना की है उसका नाम है विक्रमांक देव चरित। बिलहन की रचना का नाम है विक्रमांक देव चरित और विज्ञानेश्वर ने जो रचना की है मिताक्षार। विज्ञानेश्वर ने किसकी रचना की? मिताक्षार। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी चालुक्यों के बारे में देती हैं। चालुक्य जो राजा हुए हैं उन्होंने विद्या प्रेमी भी थे, कला प्रेमी भी थे। मंदिर निर्माण कला में उनका विशेष योगदान रहा और स्थापक इसके अतिरिक्त शिलालेख वगैरह भी उन्होंने निर्माण करवाया। तो विक्रमांक देव चरित्र, इससे हमें महत्वपूर्ण जानकारी उस समय चालुक्यों की के बारे में पता चलता है। और विक्रमांक देव चरित्र में ही इस बात का वर्णन किया गया है कि चालुक्यों की जो उत्पत्ति है वो क्षत्रिय तो है ही, पर चालुक्यों की जो उत्पत्ति है विक्रमांक देव चरित्र के अनुसार वो क्या कहाँ से बताई गई है? ब्रह्मा के चुलूक
से उत्पत्ति उनकी बताई गई है। तो आज हमने चालुक्यों के बारे में विस्तार से जाना। पहले हमने देखा चालुक्य वंश, उसके बाद चालुक्य इतिहास के स्रोत में हमने देखा ऐहोल अभिलेख, महाकूट अभिलेख, दानपात्र अभिलेख। ठीक, इसके बाद इतिहास, ईरानी इतिहासकार ताबरी भी इसके बारे में जानकारी देते हैं। चालुक्यों की उत्पत्ति में हमने देखा स्मिथ, फ्लीट, बी एंड राइस, ये बताते हैं कि ये विदेशी थे, और स्मिथ बताते हैं कि विदेशी गुजर जाति के थे, हैं? और इसका और डॉक्टर बीसी सरकार उन्हें बताते हैं कन्नड़ जाति मानते हैं, जो आगे चलकर क्षत्रिय कहलाने लगे। पृथ्वीराज रासो रचना बताती है कि उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, जबकि विक्रमांक देवचरित बताता है कि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के चुरूक से हुई है। इसके बाद हमने देखा शाखाएं चालुक्यों की कौन कौन सी शाखाएं थी। तो 3 प्रमुख शाखाएं, वातापी के चालुक्य, कल्याणी के चालुक्य और देवी के चालुक्य। इसमें बाद में वातापी के चालुक्यों के बारे में जाना, पर इसमें ये स्पष्ट नहीं है कि इसके संस्थापक कौन थे। और कुछ इतिहासकार बताते हैं कि प्रथम प्रारंभिक राजाओं में प्रारंभिक राजाओं में जयसिंह और उसके पुत्र रणराज का उल्लेख प्राप्त होता है। जयसिंह ने राजपूतों को व कलम्बों को पराजित किया था। इसके बाद उनके राजाओं के नाम देखिए। पुलकेशिन द्वितीय के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले। चालुक्य शक्ति का अंत का कारण 2 उत्तरदायी है, पल्लवों से निरंतर युद्ध करना और चालुक्य राज के उत्तरी सामंतों के सफल विद्रोह और अयोग्य उत्तराधिकारी, ये इस शक्ति का अंत हुआ। कल्याणी के चालुक्य क्यों कहलाए? क्योंकि तैलक ने कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया था। चालुक्य वंश का अंत देखा हमने। बेगी के चालुक्य क्यों बेगी के कहलाए? क्योंकि बेगी को अपनी राजधानी बनाया। और ये पूर्वी चालुक्य भी कहलाते हैं क्योंकि इनका राज्य कल्याणी के पूर्व में स्थित था। इसके बाद इनके राजाओं के बारे में हमने जाना। इसके बाद चालुक्य प्रशासन देखा, जो ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई, सामंतों को भी शासन करने का अधिकार प्राप्त था। और ग्राम शासन की इकाई के जो अधिकारी थे वो गामुंड और महाजन शब्द इनके लिए प्रयोग किया जाता था। चालुक्यकालीन धर्म में हमने देखा है कि चालुक्य वंश के राजा हिंदू धर्म को मानने वाले और हिंदू धर्म का उत्थान इस समय में देखने मिलता है। और विजयादित्य ने जैन पंडितों को अनेक गांव दान में दिए और इस समय 100 बौद्ध विहार बने, जिसमें 500 बौद्ध भिक्षु रहते थे। कला के क्षेत्र में पापनाथ का मंदिर और विरूपाक्ष का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। और इस समय जो कला का जो 3 केंद्र थे, ऐहोल, वातापी और पट्टडकल, और ऐहोल में 70 मंदिर मिले हैं, इसलिए इसको मंदिरों का नगर भी कहते हैं। और मंदिरों के 3 भाग थे, गर्भगृह, मंडप और अर्धमंडप। इसके बाद जो साहित्यकार हुए इस समय, उसमें बिलहन और विज्ञानेश्वर, बिलहन की रचना है विक्रमांक देवचरित और विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षार, और चालुक्य विद्याप्रेमी थे। तो आज हमने विस्तार से पल्लवों के पश्चात चालुक्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की, और इसके आगे हम अब नेक्स्ट विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे विषय के बारे में, और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। आज इस वीडियो में इतना ही। ओके।